ठीक है। तो आज की क्लास जो हमारा जो होने वाला है, ये बूस्टर सीरीज का फंडामेंटल राइट को लेकर, मौलिक अधिकार को लेकर संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक है। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद बताइए कहां से कहां तक आपको देखने को मिलेगा। 12 से 35 तो 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। 12 से लेकर 35 तक आपको आर्टिकल्स आपको देखने को मिलता है। देखिए, फंडामेंटल राइट का फर्स्ट आर्टिकल्स की बात करेंगे या फिर डीपीएसपी का पहला आर्टिकल्स की बात करें, स्टेट को डिफाइन करता है, ठीक है। आर्टिकल्स का 12 की बात करेंगे या फिर डीपीएसपी का पहला आर्टिकल 36 की बात करेंगे, दोनों को दोनों कैसे को डिफाइन करता है, स्टेट को डिफाइन करता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है ये कहां कहां पे लागू होगा। जैसे जब तक इस संदर्भ का अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य में भारत की सरकार और संसद एवं प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल तथा भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के तहत सभी स्थानीय या प्राधिकरण शामिल है राज्य के अंतर्गत। अब बोलोगे सर राज्य क्या होता है, देखेंगे राज्य का मतलब ये होता है जो सरकार के अधीन है। अब कौन सरकार, केंद्र सरकार के अधीन है या फिर राज्य सरकार के अधीन है, या फिर मान लीजिए कोई प्राइवेट ही संस्था क्यों ना, वो भी एक राज्य का हिस्सा है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आपके यहाँ एक चापाकल लगा दिया, ठीक है। चापाकल समझते हैं ना क्या होता है, चापाकल लगा दिया, ठीक है। चापाकल भी एक राज्य है। चापाकल क्या है, एक राज्य है। मतलब इस चापाकल के अंतर्गत आप किसी को पानी लेने से अगर मना करती है तो उसका फंडामेंटल राइट का क्या होगा, उल्लंघन होगा। अब मान लीजिए कोई पोखर है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई नदी है, ये भी क्या है, एक राज्य का हिस्सा है। अगर किसी व्यक्ति को पोखर से, किसी व्यक्ति को नदी से मतलब पानी लेने से मना किया जाता है या फिर उसका उपयोग करने से मना किया जाता है, ये भी एक राज्य का हिस्सा है और यहाँ पर भी उसका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा। ये पोखर, नदी, चापाकल को इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि संविधान बनाने वाले लोग जो थे उन्होंने देखा था कि किस तरीके से किसी व्यक्ति को पोखर से, नदी से, चापाकल से पानी नहीं लेने दिया जाता, इस आधार पर उनका भेदभाव किया जाता। इसलिए उन्होंने राज्य के अंतर्गत सारी संस्थाओं को शामिल कर दिया। स्कूल हो गया, मंदिर हो गया, होटल हो गया, सिनेमा घर हो गया, बस हो गया, विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, ठीक है, कोई सरकारी ऑफिस हो गया, सबके सब राज्य का हिस्सा। अगर वहां पे भी अगर किसी प्रकार की भेदभाव अगर होता है तो सबके सब किसका उल्लंघन माना जाएगा, मौलिक अधिकार के, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। अगर बस भले ही वो संस्था प्राइवेट हो, भले ही वो संस्था सरकारी हो, ठीक है, लेकिन संस्था सार्वजनिक होना चाहिए। अब लोग सर कि मैंने अपने पैसे से स्विमिंग पूल बनाया था, क्या उसमें भी कोई आके उसको क्लेम कर सकते, नहीं। स्विमिंग पूल आपका अपना है, लेकिन मान लीजिए स्विमिंग पूल बनाने में आपने अगर 90% अपना खर्च किया है और 10% पे अगर उसमें स्टेट का पैसा खर्च है, सरकार का पैसा खर्च है, तो फिर वो सार्वजनिक में काउंट किया जाएगा, ठीक है। जी सर। तो राज्य का डेफिनेशन को बहुत व्यापक बनाया गया इस सभी जगहों पे, ठीक है। आर्टिकल्स 12 जो कहता है उसको किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। अगर भेदभाव अगर करते हैं, चाहे वो कोई भी आधार हो, तो उसका फंडामेंटल राइट का क्या होगा, उल्लंघन होगा। इसलिए राज्य को डिफाइन करता है आर्टिकल 12, आर्टिकल 36। चलिए, तो आर्टिकल 12 जो हो गया सो राज्यों को डिफाइन करता है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 कहता है तो वैसा सारा विधि, ठीक है, वैसा सारा विधि जो मौलिक अधिकार को कम करता है या फिर मौलिक अधिकार को समाप्त करने की बात करता है, उसका अल्पीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका अल्पीकरण हो जाएगा। चाहे वो विधि पहले बना हो, चाहे वो विधि बाद में बनेगा, सबका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर मान लीजिए जिस दिन से हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन से पहले भी अगर कोई विधि रही होगी, कोई नियम रहा होगा ऐसा, तो जैसे मान लीजिए कोई नियम ऐसा रहा महिलाओं का मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है, संविधान बनने से पहले है, इसको पालन भी किया जाता था। लेकिन जैसे ही संविधान जब लागू हुआ, मंदिर में जाने का सबका अधिकार, आपका रिलीजियस अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन 25 से लेकर 28 तक अनुच्छेद में आपको रिलीजियस अधिकार देता है, तो उसी दिन से मतलब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके लिए अनुच्छेद 13 है। अभी संसद कानून बनाती है, ठीक है। अब भविष्य में कुछ ऐसा कानून बना दी, जैसे संसद ने कानून बना दिया, आज से कोई भी व्यक्ति पानी नहीं पिएगा, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं पानी ले पीने का अधिकार, हवा लेने, सांस लेने का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है। तो इस प्रकार का कोई भी अगर असंगत कानून अगर बनाएगा, मतलब मौलिक अधिकार का अनादर करने वाली जो भी विधि होगी, उस सबको समाप्त कर देगा अनुच्छेद 13। समझ रहा है ना, मतलब अनुच्छेद 13 के रास्ते में जो भी आएगा वो समाप्त हो जाएगा। विधि में भारत के क्षेत्र में विधि के शक्ति रखने वाला कोई भी अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथा का उपयोग भी शामिल है। जैसे मान लीजिए स्कूल, कोई स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल, मान लीजिए डीपीएस है,
और बीपीएस ने नियम बना दिया, से आज से कोई भी बच्चा, ठीक है, स्कूल में चंदा लगाकर नहीं आएगा। अब भाई चंदन लगाना हिंदू के धार्मिक के रीति रिवाज में शामिल है भाई, फंडामेंटल राइट है ना। अब जब बैंक में आप जाते हो तो क्या लिखा रहता है, कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं जाएगा, लेकिन इसमें सिख का कृपान नहीं शामिल है कि नहीं। सिख का कृपान की बात, उससे भी आदमी को आसानी से मारा जा सकता है, लेकिन उनका क्या है, रिलीजियस अधिकार है, उनका फंडामेंटल राइट है, तो बैंक में लेके जा सकते हैं। उसी तरह से कोई स्कूल अगर ये नियम बनाता है, साथ से कोई बच्चा चंदन लगा के नहीं आएगा, हाथ में बांध के नहीं आएगा, बहुत सारा विवाद भी हुआ है कई जगह पे, तो उस तरह के अधिकार को क्या, उस तरह के नियम को गैर कानूनी घोषित किया जाएगा। ठीक है, आप उस अधिकार को उसे फाइट कर सकते हैं, केस कर सकते हैं स्कूल के ऊपर। आप कैसे हमारे बच्चे को कह सकते हैं चंदन लगा के नहीं हो, ये तो हमारा रिलीजियस राइट है, फंडामेंटल राइट है, संविधान के द्वारा मिला हुआ हमको अधिकार है। बहुत सारा ऐसा नियम होगा। जैसे कोई होटल ये घोषित करने से आज से मेरे यहाँ कोई भी दलित व्यक्ति को खाना नहीं दिया जाएगा। भाई होटल क्या सार्वजनिक स्थल है, आपका जो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। आपके यहाँ अगर किसी खाना का दाम 10 रुपया है, तो हम 10 रुपया आपको दे रहे हैं, तो हमको दो। अब इस अधिकार पे, इस आधार पे आप भेदभाव कर सकते हो, हाँ अगर 10 रुपया तुम नहीं दोगे तो हम तुमको खाना नहीं खिलाएंगे, लेकिन तुमने कंडीशन बना रखा है 10 रुपया मिलने पे हम तुमको खाना देंगे, लेकिन इस अधिकार पे तुम भेदभाव कर रहे हो, हम दलित है, तो फिर आप मेरा क्या कर रहे हो, मेरा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हो। आर्टिकल 13 का क्या उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। और इस तरह का नियम का अल्पीकरण होगा, एक गैर कानूनी भी होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ सार्वजनिक संस्था भी नियम बनाती है, फिर सरकारें भी अगर नियम बनाती है, तो सारे नियम को आर्टिकल 13 क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। देखिए मूलतः अगर फंडामेंटल राइट की बात करें, 14 से लेकर 32 तक ही आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, 12-13 बता दिया, 12-13 में फंडामेंटल राइट का कुछ भी नहीं है, मतलब विधि से संबंधित है। लेकिन मूल जो अधिकार की बात करेंगे ना, तो 14 से लेकर 32 तक अधिकार है। अब बाकी बात करेंगे 33, 34, 35 जो है ना, ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार के ऊपर नियंत्रण लगाता है, मार्शल लॉ की बात करता है। ठीक है, तो मूल अधिकार की बात करेंगे तो 14 से लेकर 32 ही माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले 14 देखते हैं, 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जाओगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, समता का अधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा, क्षमता का अधिकार। अब देखिए समता के अधिकार में दो तरह का अधिकार हमको देता है अनुच्छेद 14। भारत राज्य के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा विधि के समान समानता एवं विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब हमारे यहाँ जो कानून जो है क्या है, हमारे कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, और साथ में हमारे क्या विधि के समानता भी है, अब विधि के समान संरक्षण भी है। समझ रहा है ना, विधि के समान संरक्षण भी है, विधि के समान समानता भी है, साथ में आप देखोगे तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ये आर्टिकल 14 कहता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 15 कहता है, आपने फिल्म भी देखा होगा, आर्टिकल 15, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध। अब बोलोगे सर राज्य कौन है, राज्य में क्या बिहार राज्य का, नहीं, राज्य में वो सारा, राज्य में वो सब कुछ शामिल है, जो कि आर्टिकल 12 जिसको डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, 12। राज्य में कौन हो सकता है, राज्य में मंदिर हो सकता है, राज्य में स्कूल हो सकता है, राज्य में होटल हो सकता है, राज्य में बस हो सकता है, राज्य में एरोप्लेन हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, सबके सब क्या है, सबके सब राज्य का हिस्सा। अभी आप भले ही तैयारी कर रहे हो, लेकिन जिस दिन से आप एसडीएम बन जाए, कोई अधिकारी बन जाएगा, आप क्या होगा, आप स्टूडेंट से तुरंत अब राज्य बन गए। क्या बन गया आप, तुरंत, मतलब आपका मतलब क्या होगा, राज्य बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ समान आदमी है, और जैसे वो मतलब किसी सरकारी गाड़ी पे बैठता तो क्या होगा, वो राज्य बन गया। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को राज्य बनने में थोड़ा ही समय लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, राज्य बन जाता है। मतलब राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म, देखिए यहाँ पे लगा दिए केवल। ये केवल जो है ना, संविधान बहुत खेला है केवल के साथ। अरे केवल मतलब क्या, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते, या फिर स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब केवल लगाने पर इन सबको छोड़ के अन्य आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अरे किया जा सकता है ना, राज्य भेदभाव करती भी है। कैसे करती है, वैकेंसी निकला एग्जाम में, और वैकेंसी निकला एग्जाम में, आप बोलोगे चलो दौड़ने के लिए बोला गया 10 मिनट में आपको 2 किलोमीटर दौड़ना है, और उसमें महिला है, उसको बोला 15 मिनट में आपको 1 किलोमीटर के बीच में दौड़ना है, तो क्या हुआ, आप देखें यहाँ पे लिंग के आधार पर भेदभाव हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन ये भेदभाव क्या है, ये भेदभाव की बात करेंगे, ये भेदभाव की बात करेंगे, ये भेदभाव ये निरपेक्ष भेदभाव है। इस प्रकार के भेदभाव को राज्य नहीं मानता। राज्य कहता है देखिए, अगर आपको समानता की बात करें, समानता समानों में समानता होती है, असमानों में समानता नहीं होती है।
अब वो लोगों से समानों में समानता क्या होती है, तो समान में समानता क्या, आप लड़की हो तो एक लड़की को दूसरे लड़की के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन एक लड़का को एक लड़की के साथ भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि क्या है, ये असमान है। क्या है, जी सर। असमान, क्योंकि लड़का लड़की समान नहीं है। तो हमारे यहाँ जो होता है ना, समानता की बात है ना, समानों में समानता है, असमानों में समानता नहीं है। ठीक है, ये सब हम लक्ष्मीकांत पे बहुत डिटेल्स में पढ़ा चुके हैं। अभी हम चलिए हम इसको थोड़ा सा समझा दे, हिंट दे दिया है, तो आपको ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 15 कहता है तो राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 16 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के संबंध के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। तो 16 में क्या अवसर की समानता थी, क्या अवसर की समानता है, लेकिन इसमें भी भेदभाव होता है। मतलब हमारे यहाँ कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी हमारे यहाँ जो अधिकार जो है, अधिकार जो है सारे के सारे अधिकार निरपेक्ष नहीं है, अधिकार क्या है, सापेक्ष है। और अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन किसी न किसी आधार पे आपके अधिकार पे मतलब क्या होता है, रोक लगा दी जाती है। ठीक है, अब इसमें भी बोलोगे 16 में भी, तो 16 में भी बहुत सारा रोग है, आरक्षण वगैरह आप देखोगे तो 16 के आधार पे क्या होता है, भेदभाव होता है ना, लेकिन क्या आरक्षण को सही माना गया है। ठीक है, मतलब उसको माना गया से भाई साहब सही है, मतलब वो एक तरह से आप देखेंगे आरक्षण अधिकार भी है, तो एक तरफ से कहीं ना कहीं भेदभाव आर्टिकल 16 का उल्लंघन भी होता है। 17 की बात करेंगे अस्पृश्यता का अंत है। 18 में बात करें उपाधियों का अंत है। मतलब उपाधि का अंत है से कोई व्यक्ति राय बहादुर दिया जाता है ना ब्रिटिश के समय, ठीक है, सर की उपाधि, राजा की उपाधि, ये सब उपाधि कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। ठीक है, अब बोलोगे सर भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब तो दिया जाता है, ये उपाधि नहीं है। सरकार का कहना है उपाधि नहीं है, अवार्ड देते हैं। क्या देता है, अवार्ड। अवार्ड किस लिए दिया जाता है, अच्छे कामों को करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। सचिन तेंदुलकर ने अपने क्षेत्र में बहुत नाम किया, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, तो उनको भारत रत्न मिला। लता जी ने बहुत अच्छी मतलब गायिका थी, उनसे बड़ा कोई गायिका नहीं, इसलिए उनको मतलब भारत रत्न मिला, वो अपने क्षेत्र में काम की। तो क्या हम कह सकते हैं भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर, नहीं कह सकते, क्योंकि उपाधि नहीं है, इसलिए अपने नामों के आगे उसको नहीं लगाया जा सकता। कभी आप नहीं देखें भारत रत्न श्री सचिन तेंदुलकर, नहीं, क्या है, अवार्ड है। ठीक है, पुरस्कार है, अच्छे कामों के लिए दिया गया है। ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति को, अगर मान लीजिए किसे भारत रत्न अगर सचिन तेंदुलकर कहते हैं, ठीक है, तो कोई कोयला तो नहीं है, मतलब कोई आम नागरिक किसी व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि दे रहा है, तो कोई दूसरा व्यक्ति कोयला तो नहीं। तो एक तरह से देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति को अगर आप विशेष प्रकार की उपाधि दे रहे हो, तो समानता का अधिकार का हनन होता है। इसीलिए आर्टिकल 18 में उपाधियों को क्या किया गया, अंत किया गया। ठीक है, तो 15 कहता है किसी भी नागरिक से इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, इसको ध्यान रखें, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। 16 कहता है भाई साहब कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है, रोजगार या नियुक्ति कुछ भी निकलती है, उसमें अवसर की समानता होगी। 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत होगा। 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत होगा। अब आते 19 आर्टिकल्स की बात करेंगे, अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब 19 आर्टिकल्स को कई तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 19 आर्टिकल्स की बात करेंगे, ठीक है, तो काफी बढ़िया से आपको ध्यान रखना। आपको ध्यान रखना 19 को, ये ए में है, ये बी में है, ये सी में है, ये डी में है, ये ई में है, ये एफ में है। ठीक है, तो इसको ऐसे करें, एबीसीडी करके भी ध्यान, ऐसे 19 का 1 2 करके याद रखिए, एबीसीडी नहीं। ठीक है, ये 19 का ये कई बार पूछा जाता है। इसमें 6 प्रकार के अधिकार आपको देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के, 6 ही था ना, 7 कहाँ से आ गया भाई, इसमें 6 है ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, हाँ 6 गो है। ठीक है, हम गए 7 कहाँ से आ गया। ठीक है, इसमें 6 प्रकार का अधिकार आपको देखने को मिले। फंडामेंटल राइट भी 6 है, और आर्टिकल्स 19 में भी 6 है। आर्टिकल्स 19 से लेकर 22 तक क्या स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है, जिसमें 19 में क्या है, 19 में कितना है, ठीक है, 6 प्रकार का, ये 6 प्रकार का, 6 प्रकार की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है जब लगता है 352। क्या लगता है, 352 लगता है कि समाप्त हो जाएगा। 352 अगर लगेगा नेशनल इमरजेंसी, तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गायब हो जाएगी। बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होने की भी स्वतंत्रता गायब हो जाएगी। संघ और यूनियन सहकारी समिति बनाने का भी गायब हो जाएगा। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचारण करने का अधिकार भी आपका समाप्त होगा। ये नहीं कहोगे भाई साहब हम पटना में, अभी हमको दिल्ली जाने का मन है, नहीं जा सकते आप। ठीक है, भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में निवास करने बसने की स्वतंत्रता इसमें है।
कोई भी उद्योग, वृत्ति या व्यवसाय अपनाने और उसका अभ्यास करने का अधिकार है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, कोई भी उद्योग, वृत्ति या व्यवसाय अपनाने और उसका अभ्यास करने का अधिकार, इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति बोलेगा कि भाई साहब हमको अधिकार है कोई भी उद्योग, वृत्ति या व्यवसाय करने का अधिकार है, तो हम हथियार या फिर गांजा बेचना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो वैसा काम कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, इसकी मनाही है, ठीक है। मतलब जो जस्टिफाई, जो बिहार में शराब बंद है, तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता भाई 19 का आर्टिकल की बात करें, एफ जो है सो हमको कहता है कोई भी उद्योग, वृत्ति या व्यवसाय अपनाने का अधिकार है, तो हम बिहार में शराब बेचेंगे, तो ये नहीं है, ठीक है, रोक लगाया गया है, समझ रहे हैं ना। जैसे जो जैनुन उद्योग, आप कोई व्यक्ति कहेगा हम मतलब आज से जाके लोगों का इलाज करना शुरू कर देंगे, तो नहीं, ठीक है, वो क्या है, उसके लिए आपको डिग्री होना चाहिए। मतलब कोई भी उद्योग, कोई भी व्यवसाय में बहुत सारे को इसमें प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। मतलब कोई इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, कोई डॉक्टर नहीं बन सकता अपने मन से, उसके लिए लाइसेंस चाहिए, तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे कई बार पूछा जाता है, ये 19 का ये आर्टिकल तो प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात करता है, ठीक है, ध्यान में, किसकी बात करता है, ये प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भी कभी कभी बात करता है। क्यों बात करता है, तो ये प्रेस की स्वतंत्रता इसमें इसलिए आ जाता है, ध्यान में रखेगा, क्योंकि बहुत अधिक महत्वपूर्ण आर्टिकल सही है, क्योंकि यहाँ पे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब प्रेस की स्वतंत्रता किसमें आएगा, 19 का भाई वो भी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात, सॉरी 19 के ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी सर। प्रेस के पास अधिकार है ना अपनी बातों को कुछ भी लिख सकता है, जो सही बात है, किसी का मानहानि नहीं कर सकता है, लेकिन चीजों को एक्सप्रेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जब एक्सप्रेस जब अपने बातों को करोगे तो क्या होगा, प्रेस की आपका मन है तो ट्विटर पर जाकर मोदी जी के खिलाफ जाकर 75 को बात लिख दीजिए, ओम बिरला साहब स्पीकर बना गए, इसी आधार पर मोदी जी का निंदा कर दीजिए। तो किस अनुच्छेद का आपने प्रयोग किया, 19 का। अगर सरकार, पुलिस अगर आपको गिरफ्तार अगर नहीं कर रही है तो किस अधिकार पे, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते करते कभी ना फ्लो में आदमी बाहर निकल जाता है, ठीक है, और वहां पे कब उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, वो भी आपको देखना है, ठीक है। फ्लो में आदमी कुछ ऐसा बोल देता है जो कि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ चली जाती बात है, इसी आधार पर पुलिस वगैरह क्या करते हैं, गिरफ्तार। जैसे मान लीजिए कोई आदमी भाषण दे रहा है, ठीक है, उसी में मतलब कुछ ऐसा बात बोल दिया से, जैसे कि एक सरदिल इमाम करके एक व्यक्ति था, ठीक है, अभी भी जिंदा ही हो, मरा नहीं अभी, वो भाषण दे रहा था, उसी में उसने बोल दिया हम सिल्लीगुड़ी में जो नंबर चिकन नेक कॉरिडोर है, ठीक है, उसको बोला अगर उसको अगर हम काट देंगे ना तो पूरा नॉर्थ ईस्ट से भारत का कनेक्शन कट जाएगा। तो मतलब कैसी बातें होगी, देश तोड़ने वाली बात हो गई। तो उसके ऊपर लगा सेडिशन एक्ट। हालांकि वो तो अपना भाषण दे रहा था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा था, लेकिन उसने उसमें कौन सी बात कर दी, देश तोड़ने वाला बात है, चिकन नेक कॉरिडोर को काटने की बात कर दी। छोटी पतली सी एक परत है जो कि नॉर्थ ईस्ट को मतलब ओवरऑल इंडिया से कनेक्ट करता है, अगर इसको अगर कट अगर कर दिया जाए, अगर उस पर अधिकार किसी का हो जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट से हमारा कनेक्शन ही मतलब क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसने देश भड़काने वाली बात की, ठीक है। किसी भी आप भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं, मोदी जी के बारे में कुछ बोल रहा है और कुछ ऐसा बोल दे राहुल गांधी की तरह, पूरा मोदी सर टाइटल को ही मतलब आपने उसमें लपेट लिया, तो फिर उनका क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रयोग, लेकिन किसी भी निजी आक्रमण किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं करना है, ठीक है। शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता है बिना हथियार के, ठीक है, शांतिपूर्वक एकत्र होइए, ठीक है, लेकिन बिना हथियार के। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना, अगर आप शांतिपूर्वक एकत्र होके अब हड़ताल, लेकिन वहां पे कहीं भी शांतिपूर्वक एकत्र को कोई सभा वगैरह करे तो आप ऐसा नहीं करो सब रोड पे बैठ कर अब सभा करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर आप रोड पे बैठ के पूरा रोड को अगर जाम कर देते हैं तो आपका ये अधिकार तो काम कर रहा है, लेकिन दूसरा का कौन सा अधिकार वंचित हो गया, ये अधिकार वंचित हो गया, भारत के पूरे स्वतंत्र रूप से विचारण करने का अधिकार तो चला गया। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति जा रहा है, जीवन मौत का सवाल है, और रोड पे कोई जाम करके रखा है, तो उनका मतलब 21 भी तो गया ना, उनका 21 तो गया ना उनका। हाँ। और साथ में कौन सा हनन हो गया, साथ में ये भी तो हनन हो गया। तो किसी अपने अधिकार को पूरा करने के लिए किसी दूसरे के अधिकार को आप वंचित नहीं कर सकते। इसलिए आपको अगर हड़ताल करना है तो जंतर मंतर पे जाइए, गांधी मैदान में जाइए, न कि बीच रोड को आप जाम कर दीजिए। अगर बीच रोड को जाम करेगा फिर पुलिस आपको पीटेगी, समझ रहे हैं ना। तो अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए देखिए दूसरे का अधिकार सुरक्षित हो, नहीं तो अपने अधिकार का प्रयोग करने के चक्कर में दूसरे का अधिकार जो आप वंचित करेंगे तो फिर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्वतंत्र, यहाँ पे शांतिपूर्ण एकत्र होने, बिना हथियार के सब कुछ करेंगे, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। हड़ताल करना क्या है, गैर कानूनी है, ठीक है, क्योंकि हड़ताल करने से देश की आर्थिक स्थिति अवरुद्ध होती है, इसलिए हड़ताल नहीं कर सकते, तालाबंदी नहीं कर सकते, ये सब इसमें नहीं शामिल है, ठीक है।
साथ में संघ बनाने का, यूनियन बनाने का, सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। अब देखिए पायलट बोल रहा हूँ, ठीक है, ऑटो वाला का संघ होता है, रिक्शा वाला का संघ होता है, बार्बर का संघ होता है, सबका संघ होता है, सहकारी समिति होती है, तो सब इसमें आता है। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचारण करने का अधिकार है, लेकिन आप इसमें इस अधिकार का प्रयोग करके भारत के कहीं भी हिस्से में जा सकते हो, लेकिन कहीं पे हमारे इनर लाइन परमिट लागू है, ठीक है, इनर लाइन ILP बोलते हैं, ठीक है, इनर लाइन परमिट लागू है। अब इनर लाइन परमिट क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि मान लीजिए वहां पे कोई जनजातीय निवासी है, मान लीजिए वहां पे कौन सा जनजाति पड़ता है, यहाँ पे अंडमान निकोबार में जोरबे है ना, जोरबे है ना, कौन सा है, जोरबा और सेम्पेन जोरबे है, सब जोरबे की जारवा कौन है, वो भी वहां पे है। अब मान लीजिए उन क्षेत्रों में, इनके निवास वाले स्थान वाले क्षेत्रों में किसी को भी जाने का अनुमति नहीं है, तो उस आधार पे आप ये नहीं कर सकते हो, उसका मतलब तुमको भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचारण करने का अधिकार है। इस अधिकार को सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, रोक भी लगाया जा रहा है, कोविड के समय में लगा दिया गया। अरे कोविड के समय में किसी को कहीं आने जाने की अनुमति थी? नहीं थी। ये सारे अधिकार आपको दिया गया है, लेकिन सरकार अगर चाहे तो किसी भी अधिकार को आपसे छीन सकती है किसी भी वक्त, ठीक है, विशेष परिस्थिति में अधिकार आपसे छीना जा सकता है। मतलब सिंपल कहेंगे तो कोई भी अधिकार की बात के निरपेक्ष नहीं है, मतलब अधिकार आपसे लिए जा सकते हैं, ठीक है, विशेष परिस्थितियों में। अब बोलो सर कौन सा अधिकार नहीं लिया जा सकता है, तो 20-21 को छोड़ के बाकी सब अधिकार लिया जा सकता है, ठीक है। मतलब 20-21 ऐसा नहीं कि मतलब किसी व्यक्ति को अगर कोई जुर्म अगर हुआ है तो ऐसा नहीं कि उसको पकड़े या सीधे फांसी पे लटका दिए, भाई उसको जुर्म साबित होगा, जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा, जेल का प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया जाए, तब जाके उसको अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उसको संरक्षण मिलेगा, दोष तो साबित हो जाए तब तो उसको सजा देंगे ना, नहीं कि उसको पकड़े या उसको फांसी पे लटका दिया, ऐसा नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते आज से आपको सांस लेने का अधिकार नहीं है, पानी नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे। जेल में भी रखेंगे फिर भी देखिए उसको पानी, खाना, सारे कुछों की सुविधा दी जाती है, क्योंकि जो कैदी जो होता है उनके राइट्स की बात की जाती है, ठीक है। तो ये किसी भी स्थिति, मतलब ये अधिकार हम कह सकते हैं कि निरपेक्ष है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा, कुछ भी हो जाए ये समाप्त नहीं होगा। दूसरा एक आर्टिकल और भी निरपेक्ष है, पूछ देता है 17 क्या है, ये भी निरपेक्ष है। मतलब अगर भेदभाव, अगर अस्पृश्यता का उन्मूलन है तो है, इसमें कोई अधिकार नहीं है, से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति से अस्पृश्यता नहीं कर सकते हैं इसमें, लेकिन परंतु भी नहीं माना जाता आर्टिकल 17 में, समझ रहे हैं ना। किसी भी आधार पर इसमें कोई नहीं है, अगर ऐसे होगा तो नहीं होगा, अगर ऐसे होगा तो होगा, ऐसा नहीं है। अस्पृश्यता का उन्मूलन है, अगर हुआ है तो हुआ, इसमें कोई भी लेकिन परंतु नहीं है। सारे आर्टिकल्स में आपको मिले, 17 में नहीं मिलेगा, 20-21 में नहीं मिलेगा। ये मतलब ये पूरे तरीके से मतलब क्या है, निरपेक्ष है, समझ रहे हैं ना। बाकी इसमें 6 प्रकार के आर्टिकल्स 19 में, कई बार एग्जाम में कौन सा पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, लगा दे रहा 19 का ए और ये, ठीक है, 5 नंबर वाला, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 19 में कितने प्रकार के आर्टिकल्स, 6 प्रकार का, ठीक है, ध्यान रखेंगे 6 प्रकार का, ठीक है। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे आर्टिकल्स 20 में आप लोग जानते हैं तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में क्या है, संरक्षण है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 21 की बात करेंगे, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की बात करता है आर्टिकल 21, और 21 के क में आपको शिक्षा का अधिकार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार आपको 21 के क में है, यहाँ पे शिक्षा का अधिकार आपको DPSP में अनुच्छेद 45 की बात करेंगे, और शिक्षा का अधिकार आपको मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य में भी है, जो कि 11 नंबर आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो शिक्षा के अधिकार को संविधानविदों ने, सरकार ने भी इसको बड़ा सीरियस लिया है, इसको सभी जगहों पे, ठीक है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फिर मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की, क्या है, संविधान का दर्शन है, क्या है, इस संविधान का फिलोसफी है, ठीक है, क्या है ये, दर्शन बोलते हैं इसको संविधान का, ठीक है, मतलब संविधान का दर्शन, संविधान का आत्मा वगैरह की बात करेंगे, हाथ पैर वो सब तो सब बाद में पढ़ना है, ठीक है। दर्शन क्या यही है, मतलब दर्शन की बात करेंगे तो आत्मा हो गया संविधान का ये, ठीक है। बाकी जो हाथ पैर ये सब की बात करेंगे तो बाद में आपको देखने को मिले, ये संविधान का दर्शन है। और संविधान के दर्शन के 3 हिस्सा में बात करेंगे तो सब जगह आपको शिक्षा के अधिकार के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 21 के क की बात करेंगे, ड्यूटीज में DPSP की बात करें 45, और ड्यूटीज की बात करेंगे 11 नंबर, ठीक है। अनुच्छेद 22 कहता है, ठीक है,
से कुछ मामलों में गिरफ्तारी और यहाँ पे जो 21 का क जो है ना ध्यान में बाद में शामिल किया गया था, ठीक है, समझ रहे हैं, 21 के क को बाद में शामिल किया गया था। 22 क्या कहता है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा, ठीक है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से मतलब क्या करता है, सुरक्षा देने की बात करती है 22। अब 23-24 कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए आपको ध्यान रखना। 23-24 में क्या है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम से, अगर पूछेगा बंधुआ मजदूर पे रोक, कौन सा अनुच्छेद लगाता है तो क्या बताएंगे, आर्टिकल 23। कौन सा है, आर्टिकल 23, ठीक है। बंधुआ मजदूरी अधिनियम आई थिंक 1976 में आया था, इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट ने बंधुआ मजदूरी को मतलब बैन कर दिया था, 1976 ही होना चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 23 की बात करेंगे, मान लीजिए अनुच्छेद 23 ठीक है, अच्छा पहले से थे। अरे भाई बंधुआ मजदूरी अधिनियम जो संसद को लाना पड़ा, क्यों लाना पड़ा, क्योंकि अनुच्छेद 23 कहता था तब तो लाना पड़ा। अब बंधुआ मजदूर देखिए, अनुच्छेद 23 तो कहता है भाई जबरन श्रम पे रोक लगे, लेकिन फिर भी कोई आदमी कराएगा, क्योंकि भारत में ऐसे गधे लोगों की कमी नहीं है। जब कराएगा तो उसको कौन सी सजा मिलेगी, उसके बारे में संविधान में तो कोई जानकारी नहीं दिया गया ना। तो 1976 में बंधुआ मजदूरी अधिनियम का जो आधार बना, कौन सा अनुच्छेद बना, अनुच्छेद 23 ही तो बना। अनुच्छेद 23 के आधार पर ही तो बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 लाया गया, जिसके आधार पर यह तय किया गया, हाँ ये तय किया गया कोई आदमी अगर इसको करता है तो उसके लिए मतलब कौन क्या लगेगा, कौन सी सजा मिलेगी। कारखाना अधिनियम क्यों आया, कारखाना अधिनियम हालांकि अभी बाद में भी आया था, आजादी के बाद आई थिंक 1948 में पहला कारखाना अधिनियम आई थिंक ध्यान में नहीं है मुझे। कारखाना अधिनियम क्या है, क्योंकि संविधान कहता है, संविधान का अनुच्छेद कहता है 24, कारखाना आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन फिर भी कोई आदमी करेगा, दुकान पे भी बच्चों से काम करवाते। तो देखिए संविधान दर्शन है, बोल दिया ये चीज करना है, अब उसको फॉलो कैसे करना है उसका काम किसका होगा, संसद का होगा। कि भारत में कानून बनाने का अधिकार किसका है, संसद का है। संसद तय करेगी कि संविधान के दर्शन को किस प्रकार से कानून का रूप दिया जाए। जैसे बोला गया हमारा संविधान में आप देखोगे डीपीएसपी में एक है से भाई साहब पशुओं का संरक्षण करना चाहिए, पेड़ पौधा का संरक्षण करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ लोग फिर भी मतलब पशुओं का शिकार करते हैं, बाघ को मार देते हैं, हिरन को मार देते हैं। तो इसी को संसद ने ध्यान रखा और डीपीएसपी से प्रेरणा लेके बनाया, ठीक है, क्या बनाया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और उसमें सजा का प्रावधान कर दिया, पकड़ो 6 साल का सजा होगा, जुर्म भी होगा। तो संविधान ये थोड़ी ना बोला से भाई साहब अगर कोई वन्य जीव को मारता है उसको 6 साल 7 साल का सजा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उसमें संविधान मौन है, तो संविधान जस्ट एक दर्शन है, ठीक है, उसके आधार पे कानून बनाने की जिम्मेदारी जो होती है संसद को होती है, ठीक है, राज्य सरकार को नहीं है, किसको है, संसद को, ठीक है। अधिनियम जिसमें भी लग गया समझिए संविधान को देखते हुए, संविधान के किसी एक पहलू को देखते हुए उसके आधार पर संसद ने उसको कानून बनाया है, ठीक है। इस सब पे कानून बना हुआ है, टोटल जितना जो आप देख रहे हो, शिक्षा का अधिकार के बाद में इस पे कानून आया ना, ठीक है, सब पे कानून आया हुआ है, ठीक है। धर्म के अंतःकरण, मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात करें 25 में, धर्म के अंतःकरण भी कर सकते, आपको मानने का अधिकार भी है, आचरण करने का मतलब पूजा भी कर सकते हो, अपने धर्म को प्रचार भी कर सकते हैं। अब प्रचार करना और किसी को कन्वर्जन कराना दोनों में अंतर होता है। मतलब प्रचार करने का मतलब है अपने धर्म के बारे में किसी लोगों को बता सकते हो हमारे धर्म में ये है, ये हमारे यहाँ पे ये अच्छी है। और कन्वर्जन कराने का मतलब क्या होता है, अपने धर्म मतलब किसी को जबरदस्ती उसमें कन्वर्ट करवा देना, ठीक है। तो कन्वर्जन कराना गैर कानूनी है, हालांकि अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, पैम्पलेट बांट सकते हैं। देखिए कभी कभी आपके गांव में भी, ठीक है, हिंदुत्व में तो ऐसा नहीं है, सनातन में तो नहीं है, ठीक है। और लेकिन आप देखो ईसाई मिशनरी वाला प्रचार वगैरह करने आते हैं। 26 की बात करें क्या है, तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, ठीक है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात करेंगे, आपको 26 में है, मतलब आप धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रबंधन क्या होगा, तो प्रबंधन करने का मतलब ये होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, से जो सनातन धर्म के लोग हिंदू धर्म का मंदिर बना सकते हैं, ठीक है, अपने भगवान को वहां पे देवता को स्थापित कर सकते हैं, अपने धर्म से संबंधित जो भी विकास करेंगे वो आपको 26 में, ठीक है। 25 अपने धर्म को मानने की आजादी देता है, और 26 जो कहता है भाई अपने धर्म के संबंधित आप प्रबंधन करो, ठीक है, जो भी आपको प्रबंधन करता है, ठीक है, हमको आज पूजा करना तो हम पूजा करेंगे, ठीक है, हमको मंदिर बनाना, एक नहीं 2 मंदिर बना हम बनाएंगे, मस्जिद बनाना बनाएंगे।
और आर्टिकल 28 जो कहता है, देखिए कुछ शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता है। मतलब वहां पे धार्मिक शिक्षा भी दिया जा सकता है या फिर धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता है। मस्जिद वगैरह में क्या होता है, धार्मिक शिक्षा दिया जाए। मान लीजिए कुछ, जैसे मान लीजिए कि, लेकिन ध्यान में एक चीज रखना है, वो स्टेट फंडेड नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल किसके द्वारा चलता है, सरकार चलाती है। और इसके टीचर सरकारी हो तो सरकार पैसा देती है, तो वहां पे तो सभी धर्म के लोग पढ़ने जाएंगे ना, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। लेकिन हम गुरुकुल की बात करें, आरएसएस स्कूल की बात करें, या फिर मदरसा की बात करें, हालांकि मदरसा भी मतलब सरकार के द्वारा संचालित होता है, लेकिन मदरसा में एक ठप्पा ये लगा हुआ है कि किसी विशेष धर्म के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है, तो वहां पर भी धार्मिक शिक्षा दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन गुरुकुल क्या हो गया, आरएसएस स्कूल क्या हो गया, ये सब मतलब मुख्यतः वहां पे धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए अनुच्छेद 28 मतलब 26 क्या कहता है, 25 क्या कहता है, अपने धर्म को मानिए, प्रचार कीजिए, पूजा कीजिए। 26 क्या कहता है, अपने धर्म का मतलब क्या कीजिए, प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। 28 कहता है अपने धर्म से संबंधित शिक्षा दे सकते हो, लेकिन सभी जगह पे नहीं, कुछ धार्मिक संस्थाओं में, ठीक है। आप देखेंगे आर्टिकल्स 29-30 में आपको देखने को मिले शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार है। क्या है, शैक्षणिक एवं, ठीक है, सांस्कृतिक अधिकार है। भाषा के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति, उसे संरक्षित करने का अधिकार है। मतलब देखिए, भारत के किसी भी भाग में रहने वाला कोई भी नागरिक है ना, या फिर कोई भी वर्ग है, उसको अपने भाषा, उसको अपने लिपि, उसको अपने संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। मान लीजिए बिहार में कोई व्यक्ति मैथिली भाषा को बोल रहा है, ठीक है, उनकी संख्या ठीक ठाक है, तो मांग की गई जैसे मैथिली को आप 8वीं अनुसूची में शामिल करें। क्यों शामिल किया गया, क्या जरूरी थी शामिल करने के, क्योंकि मैथिली भाषा को क्या करना है, संरक्षित करना है, उसको राष्ट्रीय पटल पे उसको बचा के रखना है, इसलिए तो किया गया। तो लिपि को भी, संस्कृति को भी संरक्षित करने का अधिकार है। अब यहाँ पे एक लड़ाई होती थी, जलीकट्टू की लड़ाई होती थी तमिलनाडु में, अब खतरनाक था। सरकार ने बोला भाई साहब इस पर रोक लगाओ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। नहीं, सरकार ने नहीं, ठीक है, कुछ लोगों ने मतलब क्या किया, उसको पीआईएल, कुछ लोगों ने मतलब उसके सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाला, उसको रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में। लोग भड़क गए, भाई साहब ये तो हमारा कल्चर, आप कैसे रोक लगा सकते हैं, आर्टिकल 29 हमको कल्चर को संरक्षित करने का अधिकार देता है। बहुत सारे विवाद हुआ, बाद में जाकर सरकार ने भी अनुरोध किया तमिलनाडु की सरकार ने, नहीं संस्कृति राइट, कल्चरल राइट इसको रहने दिया जाए, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी बहाल करना पड़ा, ठीक है चलो तुम्हारा सांस्कृतिक अधिकार है, उसको बना रहने देना पड़ा। तो बहुत सारी संस्कृति का अधिकार, लिपि, भाषा, इसको संरक्षित करने का अधिकार जो है आर्टिकल 29 में आता है। सरकार भी इसके लिए काम करती है, सरकार भी इसके लिए काम करती है। जब देखिए कि कोई भाषा है जिसकी बोलने वाले लोगों की बहुत संख्या कम रह गई, तो उसके संदर्भ में सरकार सोचती है, ठीक है। तो कल्चर, लिपि और भाषा, ये आर्टिकल 29 में आता है। अब देखेंगे आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 की बात, हमारे यहाँ दो प्रकार के अल्पसंख्यक की बात होती है, क्योंकि अल्पसंख्यक के डिफिनेशन नहीं किया जा सकता कौन व्यक्ति अल्पसंख्यक है। तो हमारे यहाँ देखेंगे दो प्रकार के अल्पसंख्यक, एक धार्मिक अल्पसंख्यक है और एक भाषाई अल्पसंख्यक है। इसको डिफिनेशन नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदू है, ठीक है, सपोज डेट समझो आप हिंदू हो, ठीक है। अब हिंदू आप चले जाते हो नागालैंड में, क्या चले गए, नागालैंड में। अब बिहार में आप क्या है, बहुसंख्यक है, 82%, 83% आपकी जनसंख्या है। अब नागालैंड में चले जाएगा, आप क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक हो जाओगे, क्योंकि वहां पे ईसाइयों की जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। अब मान लीजिए बिहार के किसी जिला में आप बहुसंख्यक में आते हैं और किशनगंज आप चले गए, चाहे कोई ऐसा जिला जहाँ पे इस्लाम मुस्लिमों की संख्या अधिक है, तो आप वहां पे अल्पसंख्यक हो जाओगे। तो ये अल्पसंख्यक की बात करेंगे, जगह के स्थान पर परिवर्तन होते रहता है, ठीक है, समझ रहा है ना। और कोई व्यक्ति मान लीजिए भाषाई, अभी हम लोग क्या हिंदी भाषी है, तो बिहार उत्तर प्रदेश में क्या हम लोग बहुसंख्यक है। तमिलनाडु के किसी जगह पे जाइए तो तुरंत आपका बहुसंख्यक वाला कहानी समाप्त हो जाएगा, आप वहां पे अल्पसंख्यक हो जाओगे, नहीं हो जाओगे। तमिलनाडु में आप जाएंगे तो वहां पे सब क्या बोलता है, तमिल बोलता है, उसमें आप अकेले हिंदी बोलने वाले रहोगे, तब क्या हो जाओगे, अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो भारत का जिस हिसाब से बनावट है वहां पे मतलब क्या बोलते हैं, ये क्या अल्पसंख्यक को डिफाइन करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ दो प्रकार के अल्पसंख्यक बोला जाता है। किस आधार पर अल्पसंख्यक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक है। धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हमारे यहाँ नहीं है, ध्यान रखिएगा। धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं, सॉरी, समुदाय के अधिकार पे अल्पसंख्यक नहीं, हमारे क्या धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक है, ठीक है। भाषा के अधिकार पे भी अल्पसंख्यक है और धर्म के अधिकार पे भी अल्पसंख्यक, मतलब कोई हिंदू भी अल्पसंख्यक हो सकता है, कोई ईसाई भी अल्पसंख्यक हो सकता है, कोई मुसलमान भी अल्पसंख्यक हो सकता है, ठीक है। मुसलमान हो सकता है किसी जगह पे
धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो तो हिंदू हो सकता है, किसी जगह पर धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है, अब भाषा के आधार पर तो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है वहां पर रहने वाले लोगों की बहुसंख्यक भाषा क्या है या फिर बहुसंख्यक धर्म क्या है। ठीक है, जी सर। सबसे मान लीजिए सारा अनुच्छेद आपको दे दिया गया, ठीक है, सब कुछ आपको दे। चीन का संविधान आप जानते हो, वहां पे सबसे अधिक फंडामेंटल राइट को दिया गया है, ठीक है, चाइना का संविधान, लेकिन फिर भी चाइना के संविधान में सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट है, फिर भी वहां के लोगों को 0 फंडामेंटल राइट है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट भर भर के दे दिया गया, लेकिन उसको लागू कराने के लिए विधि नहीं दिया गया। अगर मान लीजिए उसको उल्लंघन होगा तो लोग क्या करेगा? ठीक है, मतलब यही हो गया, आपको गोवा भेज दिया गया घूमने के लिए, लेकिन आपके पास एटीएम में पैसा नहीं है, फिर आप स्वतंत्रता का प्रयोग किस प्रकार से करोगे? नहीं कर सकते हो, बैठ के समय गुजारना पड़ेगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए उसको लागू कैसे करवाएंगे, अगर उसका उल्लंघन होगा तो वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, इसलिए संविधान में बाबा साहब ने बोला भाई साहब संविधान के आत्मा, हृदय, दिल, गुर्दा सब कुछ है। ठीक है, आर्टिकल 32 को संविधान में पुट किया गया, जो कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय डायरेक्ट जा सकते हो, हालांकि उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय भी डायरेक्ट आप जा सकते हो, जिनमें रीट शामिल है। ठीक है, 5 प्रकार के रीट है: बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है। ठीक है, रीट जारी करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है, उसमें उच्च न्यायालय की शक्ति क्या होती है? अत्यधिक होती है। उच्च न्यायालय, ठीक है, रीट जारी करने से मना भी कर सकता है। जब मना कर देगा तो आप तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, लेकिन बेचारा अगर सुप्रीम कोर्ट अगर मना अगर कर दिया तो कहां जाओगे आप? ठीक है, आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही। इसीलिए रीट जारी करने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के कंपेयर में हाई कोर्ट का शक्ति की बात करेंगे तो वो अधिक होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आर्टिकल 33। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 33 कोई आर्टिकल 33 नहीं है, अधिकार नहीं, एक तरह से अधिकार के ऊपर रोक लगाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बड़ा खतरनाक चीज है। संसद और सशस्त्र बल, अर्धसैन्य बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी और उनके समान बलों के सदस्यों मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध है निरस्त करने का अधिकार देता है। मतलब संसद को सशस्त्र बल, देखिए मौलिक अधिकार पे मतलब प्रतिबंध कौन लगा सकता है? ठीक है, संसद लगा सकता है। ठीक है, ध्यान में, कौन लगा सकता है? संसद लगा सकता है। मौलिक अधिकारों पर निलंबन कौन कर सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, निलंबन राष्ट्रपति के पास पावर होता है इमरजेंसी के दौरान, लेकिन रोक लगाने के लिए, ठीक है, प्रतिबंधित करने के लिए, फिर निरस्त करने का अधिकार संसद के पास होता है। हमारे जो सशस्त्र बल है, सशस्त्र बल समझते हैं ना क्या होता है? सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया। अब ये सब बोलेगा से भाई साहब हम जो क्या, अगर अपना ना राइट टू स्पीच जो हमको जो मिला हुआ संविधान का अनुच्छेद 19 के ए में हम उसका प्रयोग करेंगे तो भाई बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। अर्धसैन्य बल हो गया, पुलिस बल हो गया, खुफिया पुलिस बल बोलेगा सर हम अपना आर्टिकल 19 का मतलब, ठीक है, 19 का इसका प्रयोग करेंगे। क्या कितना नंबर पे था ये? ठीक है, 19 का मतलब इसका, ठीक है, ये वाला प्रयोग करेंगे। ठीक है, हड़ताल करेंगे तो संभव नहीं ना। कभी देखे पुलिस मतलब स्ट्राइक पे, सेना का भी स्ट्राइक पे चला गया हो? तो ये सब अधिकार इनको नहीं होता। संसद इनको इन सब अधिकार पे प्रयोग करने पे रोक लगा दी है। न तो अर्धसैन्य बल कर सकता है, सशस्त्र बल भी नहीं कर सकता, खुफिया एजेंसी भी नहीं कर सकता। खुफिया एजेंसी देखे कभी मीडिया के सामने स्पीच देते हुए? पता भी नहीं होगा। आपके घर में भी अगर मान ली किसी के घर में भी रहता है ना, तो क्या काम करते ना काम करते जानकारी नहीं होती है। पूरी तरीके से इसको मतलब क्या रखा गया है? गुप्त रखा गया। ठीक है, ये सारे अपना मतलब ये आर्टिकल 33 जो कहता है भाई ये लोग इनके मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध लगाने का अधिकार क्या संसद का है, क्योंकि आप आम आदमी नहीं हो। ठीक है, आप क्या हो? देश की जड़ हो। आप अगर पूरी तरीके से फ्रीडम की बात करोगे तो फिर देश का दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, ये लोग क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट का प्रयोग नहीं कर सकते। इनके अधिकार को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है, निरस्त भी करने का अधिकार है। लेकिन फिर भी अगर ये करते हैं तो लॉ का उल्लंघन होगा, फिर उनको निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 34 क्या कहता है? आर्टिकल 34 तो इतना खतरनाक है, किसी भी व्यक्ति को गोली तक मारा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला भाई 32 अधिकार है, 33, 34, 35 अधिकार नहीं है, क्योंकि अधिकार के ऊपर क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। देखिए भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ, सैन्य शासन लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान है। जहां पर भी मार्शल लॉ लागू होगा, ठीक है, क्या होगा? जहां पर भी मार्शल लॉ लागू होगा, अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ लागू होगा। जैसे आसपा वगैरह की कानून की भी देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में जो लगा हुआ है, क्या है? आर्टिकल 34 के आधार पर लगा हुआ है। अब बोलोगे पूरे के राज्य में मार्शल लॉ लग सकता है? लग सकता है। एक जिला में लग सकता है? लग सकता है। किसी प्रखंड में लग सकता है? लग सकता है। किसी गांव में लग सकता है? लग सकता है। मतलब कोई जगह फिक्स नहीं से इतना ही लगेगा। कहीं एक विशेष क्षेत्र में लग सकता है, केवल एक थाना तक भी लग सकता है। और जहां पर भी लग जाएगा वहां पर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाएगा।
संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो इससे यह भी होगा कि कौन से फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा ये भी नहीं पता है। मतलब यहाँ पे आपका 21 का भी उल्लंघन हो सकता है क्या? बिल्कुल 20 और 21 का भी उल्लंघन हो सकता है। 20 का अगर उल्लंघन होगा तो समझ रहे हैं ना, 20 के उल्लंघन होने पे क्या होगा? जब 20 का उल्लंघन होगा तो क्या होगा? अपराधों के समय दोष सिद्धि संरक्षण के संबंध में भी आपका अधिकार चला जाएगा और 21 में आपकी जान भी जा सकती है। मतलब मार्शल लॉ अगर कहीं पे लगा है तो अगर आपका 21 का अगर उल्लंघन होता है तो सेना आपको गोली मार सकती है। जैसा कभी हाल फिलहाल मणिपुर में हुआ था, कुछ लोग लौट के आ रहे थे, उनको आवाज दिया गया, उन्होंने नहीं रोका तो वहां पे आसपा वगैरह कुछ लागू है ना, तो उनको गोली मार दिया गया। ठीक है, बाद में पता चला सो आम नागरिक ही है। ठीक है, तो आर्टिकल 34 के तहत जान भी जा सकते कि मार्शल लॉ में किस शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। संविधान इसके संदर्भ में चुप है। ठीक है, जो मार्शल लॉ लगाता है वही डिसाइड करता है कि किस प्रकार का शक्ति लोगों को लगेगा। निजता का अधिकार का भी हनन हो सकता है, क्योंकि सेना किसी भी समय आपके घर की तलाशी ले सकती है, आपकी तलाशी ले सकती है। ठीक है, अगर आपके यहाँ पुलिस आती है तो क्या बोलते हैं? वो दिखाओ, क्या बोलते हैं दिखाने के लिए उसको? वारंट। क्या बोलते हैं उसको? वारंट दिखाने के लिए। लेकिन इसमें वारंट नहीं मांगा जाता है। ठीक है, इसमें किसी भी वक्त सेना प्रवेश करके आपकी जांच कर सकती है, आपकी घर की जांच कर सकती है। तो एक तरह से वो भी निष्ठा का अधिकार का हनन हो गया ना। अब 35 क्या करता है? देखिए, यह प्रावधान करता है कि विधि बनाने और कुछ निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने की शक्ति केवल संसद में नहीं होती कि राज्य विधानमंडल में नहीं। 35 बोलता है, देखिए मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी विधि बनेगा तो केवल संसद बनाएगी, राज्य विधानमंडल नहीं बनाएगी। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल को किसी प्रकार का विधि बनाने से मतलब क्या किया गया है? रोका किया है। ठीक है, अब देखेंगे मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को मिलता है 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल नागरिकों को है। मतलब इसका प्रयोग कोई विदेशी नहीं कर सकता है। ठीक है, एक जर्मनी का मतलब है कि यूट्यूबर है जिसका नाम है कार्ल, नाम आप लोगों ने सुना होगा, खूब पाकिस्तान घूमते रहता है। ठीक है, इसने क्या किया है ना, भारत में हरियाणा की एक लड़की से विवाह कर रखा है जिसके पिताजी विधायक है। तो यहाँ पे एनआरसी सीए का जब मतलब वो हो रहा था ना, एनआरसी सीए का देखेंगे 2019-20 के समय खूब मतलब वो हो रहा था, कोविड के समय में क्या बोलते हैं उसको यार, धरना प्रदर्शन खूब कर रहे थे। ठीक है, उसने मतलब क्या किया, एनआरसी सीए के सपोर्ट में, ठीक है, उसने भी धरना प्रदर्शन में पार्टिसिपेट कर लिया। ठीक है, तो धरना प्रदर्शन में जब उसने पार्टिसिपेट कर लिया तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया, आंदोलन में उसने पार्टिसिपेट कर लिया कि नहीं कर लिया? लेकिन वो भारतीय नागरिक तो नहीं है, विदेशी नागरिक है, जर्मनी का है वो। लेकिन ये अधिकार कौन प्रयोग करेगा? केवल भारत के नागरिक। अगर ये अधिकार में हम 19 को अगर बोल देंगे प्रयोग करने के लिए तो कोई भी पाकिस्तानी हमारे यहाँ के प्रदर्शन कर सकता है, जम्मू कश्मीर को भारत से बाहर करो। इसी अधिकार पे सरकार ने उसके पासपोर्ट को मतलब क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, वीजा कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब वो जर्मनी में बैठ के रोज यूट्यूब पे वीडियो बनाता है कि मेरी पत्नी जो है हरियाणा में, भारत सरकार हमारे पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया, उसका पासपोर्ट ही रिन्यू नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब कोई विदेशी आके इन मामलों में क्या कर सकती है, दखल अंदाजी नहीं कर सकती। क्या? क्योंकि हमारा इंटरनल मामला है और ये मामला केवल हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो 15, 16, 19, 29 याद रखिएगा। ठीक है, तो पता, ये तो पढ़ाई दिया हूं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। बाकी अन्य जितने भी अधिकार है वो सबके सब मतलब क्या है, किसको दिया गया है? तो अन्य सभी नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, जीवन का अधिकार हो गया, ये सब दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो गया। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण सबसे अच्छा उदाहरण कसाब है। कसाब पकड़ा के इसको डायरेक्ट फांसी पर लटका देना चाहिए, आतंकवादी था इसको, लेकिन इसको भी 4-5 साल भारत सरकार रखी, इसको पता है ना आपको। उसके बाद इसको बाज़ाब्ते के साथ वकील दिया गया, इसका कोर्ट प्रोसीजर हुआ। ठीक है, इसके लोगों को खबर किया गया, तब जाके इसको फांसी दिया गया। ठीक है, तो आर्टिकल्स 20 की बात करेंगे, दोष सिद्धि के संरक्षण देती है, चाहे वो व्यक्ति हो, भारतीय हो या फिर फॉरेनर हो, आतंकवादी हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर। ठीक है, सबको मिलेगा अधिकार, ये सबके लिए है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, विधि के समझ समानता और विधि के समान संरक्षण में क्या अंतर है, जरा इसको समझिएगा, कई बार एग्जाम पूछा जाता है। तो विधि के समझ समानता जो है ब्रिटिश से लिया गया, कहां से लिया गया है? तो ब्रिटिश मूल की है। ठीक है, अब विधि के समान संरक्षण क्या है, ध्यान रखिए, कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, ये विधि के समझ समानता का मतलब ये होता है, इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, निम्न वर्ग का क्यों ना, विधि से ऊपर नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री क्यों नहीं है, विधि से ऊपर, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब कानून की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे तो सर्वोच्च है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान में रखना, इसमें क्या कहा गया है
इसमें कहा कि समान परिस्थितियों में सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। समान परिस्थितियों में सभी के साथ किसी भेदभाव के समान मतलब असमान परिस्थिति भी हो सकती है। अब बोलोगे सर असमान परिस्थिति क्या, मान लीजिए किसी महिला ने क्राइम किया, ठीक है, किसी महिला ने क्राइम किया, इसको पता चला इसको फांसी की सजा होगी। भारत में हालांकि फांसी की सजा अभी तक किसी महिला को नहीं होगी, लेकिन एक हमारी शबनम है, उत्तर प्रदेश के रहने वाली है, उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी, ठीक है, तो पहली महिला बन सकती है जो उसको फांसी की सजा मिलेगी, ठीक है। अब मान लीजिए ये असमान परिस्थिति क्या हो सकती है, मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, उसको फांसी की सजा हुई, सपोज समझिए, लेकिन उस दौरान वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब भाई प्रेग्नेंट है तो उसको फांसी की सजा आप नहीं दे सकते, क्योंकि उसके अंदर कोई जान पल रहा है, तो उस गर्भ के अंदर रहने वाले बच्चे का भी अधिकार है। तो ऐसे कंडीशन उस महिला को तब तक सजा नहीं मिल सकता है जबकि उस बच्चे की उम्र ठीक ठाक न हो जाए। 3 साल आई थिंक माना जाता है, 3 या 5 साल जो भी हो, 3 साल है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, तो ये असमान परिस्थिति हो गया, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई आम बात नहीं, सब नहीं हो सकता, ठीक है, तो असमान परिस्थिति हो गया। तो समान परिस्थितियों में शक्ति का प्रयोग किया, इसको बोलते हैं विधि का समान संरक्षण। देखेंगे, अब मान लीजिए कोई विधि का समान संरक्षण क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी कैदी को फांसी देना है, तो फांसी देने से पहले उसका बॉडी का पूरा चेकअप होता है, देखा जाता है बुखार तो नहीं है, उसका तबियत खराब तो नहीं है, जो पूरी तरीके से स्वच्छ रहता है तभी उसको फांसी दिया जाता है, ठीक है। और मतलब मारने से पहले इतनी सारी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, यही विधि का समान संरक्षण है, मतलब उसका असमान परिस्थिति तो नहीं है, ठीक है। तो एक जो कहता है भाई साहब इसके ऊपर कोई नहीं, सभी को समान रूप से मतलब रहेगा, कानून सर्वोच्च है, और दूसरा जो कहता है किसी परिस्थिति में सबके साथ मतलब क्या होना चाहिए, समान व्यवहार की, लेकिन समान व्यवहार किया जाना चाहिए समान परिस्थिति में, अगर परिस्थिति असमान भी हो सकता है, ठीक है। जी सर। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है किसी ने क्राइम किया, 65 वर्ष का आयु है, ठीक है। अब 65 वर्ष की आयु का क्या उसको जीवन भर उम्र कैद की सजा सुनाएंगे, वो तो 5 साल के बाद ऐसे ही मर जाना था, इसको तो 14 साल 15 साल का सजा देना भी बेवकूफी होगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने किसी ने 14 साल से भी कम उम्र का बच्चा की हत्या कर दिया, ठीक है, सपोज दैट, उसको हम जीवन भर उम्र कैद की सजा नहीं दे सकते, उसको क्या बोले सुधार गृह में भेजेंगे, उसने क्राइम किया, मैक्सिमम उसको 6 महीना साल भर की उसको सजा होगी, उसको सुधारा जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र 12 साल 13 साल की है। लेकिन वही अगर किसी युवक ने हत्या किया तो उसको जीवन भर का सजा हो सकता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे परिस्थिति असमान हो गई, ठीक है। तो सजा वगैरह जो मिलेगा, विधि का समान संरक्षण कहता है समान परिस्थिति में समान लोगों के लिए असमान परिस्थिति में भेदभाव किया जा सकता है। तीसरा क्या है, ये किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेष विशेषाधिकार के अभाव करता है, बल्कि कोई भी रहे विशेष विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिएगा, जब समान परिस्थितियों में विधि द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों को लगाए गए दायित्व दोनों में व्यवहार की समानता के बारे में बात करता है। इस प्रकार इसका तात्पर्य यह है कि समाज सरकार के कमजोर वर्गों के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई आरक्षण कर सकती है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये होता है समान संरक्षण। अब तीसरा की बात करेंगे, तीसरा क्या कहता है, चौथा, सामान्य विधि न्यायालयों द्वारा प्रशासित देश के सामान्य विधि के प्रति सभी व्यक्तियों के समान अधीनता, मतलब न्यायालय जो विधि जो बनाएगी, न्यायालय के द्वारा जो भी विधि होगा, सामान्य विधि न्यायालयों द्वारा प्रशासित देश के सामान्य विधि के प्रति सभी व्यक्तियों की समान अधीनता होगी, मतलब सब पे समान रूप से लागू होगा। समान स्थिति वाले सभी व्यक्तियों पे समान विधियों का समान अनुप्रयोग होगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें सिंपल से मान लीजिए कोई व्यक्ति आदिवासी क्षेत्र में घूमने अगर चला गया, ठीक है, अब आदिवासी क्षेत्र में घूमने के आदिवासी लोगों ने उसको तीर धनुष से मार मार कर उसका कहानी समाप्त कर दिया। जैसे कुछ दिन पहले एक अमेरिकी नागरिक अंडमान के क्षेत्र में घूमने चला गया तो उसको मार दिया गया। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं से मतलब वो आदिवासी को पकड़ के आप क्या करोगे, तो उनको मतलब कोर्ट में खड़ा कर लोगे, कानूनी नहीं काम करेगा वहां पे, क्योंकि समान स्थिति वाले सभी व्यक्तियों पे समान विधि का समान प्रयोग होता है। वो समान कंडीशन सुनता नहीं है ना, वो आम नागरिक तो है नहीं, तो ये होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, ये नकारात्मक अवधारणा है, ठीक है। नकारात्मक अवधारणा जहां पर भी लगेगा, इसको थोड़ा उल्टा हो जाता है, वो सभी के लिए समान होता है, ठीक है। अगर बोलेंगे नकारात्मक क्या है, तो सभी के लिए समान है। और सकारात्मक अगर जहां पर भी बोलेंगे ना सकारात्मक, तो सकारात्मक क्या होगा, किसी को विशेष सुविधा देते हैं। मौलिक अधिकार प्राकृतिक में क्या है, नकारात्मक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार का प्रकृति क्या है, नकारात्मक है। जहां पर भी नकारात्मक लगा सभी के लिए समान, और किसी प्रकार के अधिकार की बात नहीं करेगा। और ये एक सकारात्मक अवधारणा है, क्योंकि यह अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य पर सकारात्मक दायित्व भी क्या करता है, डालता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और कल की क्लास में हम लोग बाकी जो फंडामेंटल राइट का जो बच गया, ठीक है, इसका पार्ट 2 जो होगा सो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 19 बाकी जो भी जितना भी रह गया कल की क्लास में इसको खत्म करेंगे, ठीक है। इस करके भी थोड़ा लंबा चलेगा, फंडामेंटल राइट बहुत संविधान का दर्शन है,
इसको जरा हम लोग अच्छे से करेंगे। आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।